हेलो स्टूडेंट्स, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर हमने एनाटॉमी कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फिनिश, डाइजेस्टिव ग्लैंड टॉपिक फिनिश एंड डाइजेशन ऑफ फूड मींस फिजियोलॉजी, ये फिनिश हो गया है। 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। और आपको याद भी होगा। मैं अगर आपसे कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड या बात करूं तो जरा सपोर्ट करिएगा मेरा। गिल्सन्स कैप्सूल इज फाउंड इन, आंसर लीवर। Next question, student. Bile juice is stored and concentrated in gallbladder. Duct of gallbladder is cystic duct. Opening of hepatopancreatic duct is guarded by sphincter of Oddi. आप आंसर दे रहे हैं मेरे साथ साथ बिल्कुल। Trypsinogen is activated by enterokinase. Pepsinogen is activated by HCl. Sure. Chymotrypsinogen is activated by trypsin. Clear? Structure function unit of liver, hepatic lobules. HCl is secreted by oxyntic or parietal cells. Pepsinogen is secreted by chief cells or peptic cells. Done. Maximum peristalsis found in stomach. Common passage of food and air is pharynx. Brunner's gland found in submucosa of duodenum. Oblique muscle layer found in stomach. Bowel movement found in rectum. Pairs patches found in ileum. Maximum absorption found in jejunum. Longest part of alimentary canal ileum. Ileum. Done. Stomach open into duodenum through pyloric sphincter. Pyloric sphincter. Ileum open into large intestine through ileocecal valve. Clear? Trypsin enzyme found in pancreatic juice. Bile juice is synthesized by लीवर। पूरे एक एक क्वेश्चन आपके तैयार है। डेंटल फॉर्मूला 2123 अपॉन 2123। टीथ एब्सेंट इन चाइल्ड, प्रीमोलर। विच टीथ एब्सेंट इन चाइल्ड? प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर टीथ। एनी प्रॉब्लम? हार्डेस्ट सब्सटेंस इनामल। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड parotid. Maximum saliva secreted by submaxillary gland. एक एक लाइन बिल्कुल परफेक्ट तैयार। टिनी एंड हॉस्ट्रा फाउंड इन colon. Sure. In saliva which enzyme present? Salivary amylase. टाइलिन नाम से बुलाया जाता है। क्लियर? तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज डन बाय बाइल जूस, बाइल सॉल्ट्स। पूरा तैयार है स्टूडेंट। डाइजेस्टिव अभी तक बिल्कुल रेडी है, मुझे ऐसा लग रहा है। कफर सेल्स फाउंड इन लीवर। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के सीक्वेंस में नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन टॉपिक। तो अब हम एब्जॉर्प्शन लेंगे डाइजेस्टेड फूड का। मैंने आपको ये बताया था कि जब डाइजेशन हो जाता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, और वह एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज स्टूडेंट। श्योर, आप जानते हैं गैलेक्टोज होता है। ये सब मोनोसैकेराइड है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज स्टूडेंट, फ्रैक्टोज स्टूडेंट, ये लीजिए। तो ये सब इसके एंड प्रोडक्ट होते हैं। श्योर, अमीनो एसिड स्टूडेंट, ये लीजिए अमीनो एसिड स्टूडेंट, ये डन। ये इसके बारे में फैटी एसिड्स स्टूडेंट, ये लीजिए फैटी एसिड, ग्लिसरॉल,
ये सब एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन के, जो हमने तैयार कर लिया। क्या क्या एंड प्रोडक्ट है। अब बात आती है स्टूडेंट एंड प्रोडक्ट के बाद स्टूडेंट ध्यान से सुनना कि एलिमेंट्री कैनाल, ये रही स्टूडेंट, ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन होती है स्टूडेंट, ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आपके सामने आ गया, ये रहा। और इस एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन के अंदर स्टूडेंट हमारे पास ये रहे एंड प्रोडक्ट डाइजेशन के, कोई ग्लूकोज से कोई है। अब एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन एंड डाइजेस्टिव के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं स्टूडेंट, उनको हमें टिश्यू तक, सेल तक इस तरीके से पहुंचाना है स्टूडेंट, टिश्यू तक ये। और इस काम के लिए उनको डाला जाएगा पीछे मौजूद ब्लड में स्टूडेंट। तो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है हमारा ब्लड और लिम्फ स्टूडेंट, उसमें इन डाइजेस्टिव सब्सटेंस को हमें पहुंचाना है, तब जाके वो एवरी टिश्यू तक, एवरी सेल तक डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके। तो एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें कि डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स को एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन से सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड और लिम्फ में स्टूडेंट शिफ्ट किया जाएगा, मूव किया जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो होगा उसको ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा टिश्यू तक, एंड नाउ टिश्यू उसको यूटिलाइज करेगा एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, एंड दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो दो प्रोसेस हो गए। ये जो प्रोसेस था उसे एब्जॉर्प्शन के नाम से बुलाया गया। तो आपने बोला एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन है एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन जो है स्टूडेंट, उनको उठाकर एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन से सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड और लिम्फ में ट्रांसफर करना, मूव करना, शिफ्ट करना। श्योर? तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम एक टॉपिक एब्जॉर्प्शन। कहाँ होगा, कैसे होगा, एक एक पार्ट में पढ़ेंगे, पूरा अच्छी तरह तैयार। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। तो स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन। Absorption of digested food, एक important topic start. Absorption is the process by which the end products of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph student. तो blood और lymph के अंदर digestion के end products को shift करना है student, वो absorption के नाम से बुलाएगा student। ये डबल स्टार, ये हमारे पास point आ गया, ये complete। अगला point आता है कि absorption होगा किस तरीके से। Absorption is done by passive transport स्टूडेंट। पहला तरीका होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, और पैसिव ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट वो होगा जिसमें कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा, विदाउट एटीपी कंज्यूम। एटीपी का कोई कंज्यूमेशन नहीं होगा, सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होगा। उसके बाद होगा फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, एक मोड ये भी है, और तीसरा मोड होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में स्टूडेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सब्सटेंस को शिफ्ट करते हैं और एटीपी कंज्यूम होता है इसमें। तो विद द हेल्प ऑफ एटीपी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। विदाउट एटीपी अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई टू लो, पैसिव ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट। और फैसिलिटेड में स्टूडेंट कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो कैरियर प्रोटीन के साथ ट्रांसपोर्ट करवाएंगे तो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होगा। तो एब्जॉर्प्शन तीन तरीके से होगा, किस सब्सटेंस का किस मेथड से होगा वो ही मैं आपको बता रहा हूं, पर पहले सुनिए स्टार्ट। एब्जॉर्प्शन इज डन बाय एक मोड पैसिव, एक मोड फैसिलिटेड, एक मोड एक्टिव स्टूडेंट। ट्रांसपोर्ट, तीन ट्रांसपोर्ट काम में लिए जाएंगे। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना, डाइजेशन जब किया जाता है तो एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन में बहुत सारा ग्लूकोज होता है, बहुत सारा अमीनो एसिड होता है, यस स्टूडेंट। ब्लड के कंपेयर में यहाँ ज्यादा होता है थोड़े समय के लिए। तब ऐसी कंडीशन में सम ग्लूकोज, सम अमीनो एसिड स्टूडेंट और Cl माइनस, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग विदाउट एटीपी खर्च करे वहां चले जाते हैं, और जब ब्लड और अंदर बराबर हो जाते हैं स्टूडेंट तब वो रुक जाते हैं। यानी कि सम ग्लूकोज, सम एमिनो एसिड, Cl माइनस, इनका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है स्टूडेंट। शुरुआत में तो हम ये बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज स्टूडेंट, अमीनो एसिड, Cl माइनस और फैटी एसिड का सिंपल डिफ्यूजन यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। The passage of these substance into the blood depends upon the concentration gradient स्टूडेंट, ये लीजिए। और जब स्टूडेंट इनकी कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो जाती है ल्यूमेन के कंपेयर में, अब ये रुक जाते हैं। अब दूसरा मोड अपनाया जाएगा, सम ग्लूकोज, सम एमिनो एसिड और फ्रैक्टोज, एक इंपॉर्टेंट लाइन, वो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट से जाएंगे स्टूडेंट। फ्रैक्टोज, सम ग्लूकोज, सम एमिनो एसिड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट से जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन स्टूडेंट। तो एक और मोड आ गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ये तो ठीक है स्टूडेंट, वाटर तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से जाता है। अब डबल स्टार फ्रैक्टोज का आता है स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, सम ग्लूकोज, सम एमिनो एसिड बाय फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन स्टूडेंट। ये भी क्लियर है। बट ये थोड़ा बहुत ग्लूकोज, थोड़ा बहुत अमीनो एसिड गया,
मैक्सिमम ग्लूकोज और अमीनो एसिड आपको एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन में मिलेगा स्टूडेंट, और वो ट्रांसपोर्ट होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, डबल स्टार, विद द हेल्प ऑफ एटीपी स्टूडेंट। तो मोस्टली ग्लूकोज, मोस्टली अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाते हैं एटीपी के प्रेजेंट में स्टूडेंट। मोस्टली ग्लूकोज, मोस्टली अमीनो एसिड, के प्लस Na प्लस कैल्शियम बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट। ये एक हमारे पास पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, ये तैयार, डबल स्टार, ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। ये लाइन हमने ले ली पहले, दोबारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रिक्वायर्स एनर्जी स्टूडेंट। श्योर, मोस्टली ग्लूकोज, मोस्टली अमीनो एसिड, के प्लस Na प्लस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी डन हो गया स्टूडेंट, वही बात है दोनों मीनिंग। तो आज पूरा क्लियर, कौन सी चीज किससे, some glucose, some amino acid, Cl minus by passive transport, fatty acid also. Some glucose, some amino acid, fructose by facilitated transport with the help of carrier protein. Mostly glucose, mostly amino acid, Na plus, K plus, calcium by active transport require energy. Done. तो तीनों मोड से किस किस का हुआ ये, यानी हम बात करें तो ग्लूकोज तो तीनों मोड से गया है, अमीनो एसिड भी ने भी पूरे तीनों मोड यूज किए, बट मोस्टली अगर आपसे अगर ऑप्शन में आ जाए तो ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय, तो आंसर एक्टिव ट्रांसपोर्ट गया मोस्टली में की वजह से। श्योर, ये क्लियर हो गया स्टूडेंट हमारे पास एब्जॉर्प्शन का। अब असली पॉइंट ये आता है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक है, एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में किसका एब्जॉर्प्शन हुआ वो भी तो है। सबसे पहले फूड आया बक्कल कैविटी में, जनरली बक्कल कैविटी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता स्टूडेंट, बट टंग की लोअर साइड से स्टूडेंट सम ड्रग्स, जी हाँ, और थोड़ा बहुत वाटर, इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो स्टार्ट करने जाऊंगा किस जगह किसका, सबसे तेज एब्जॉर्प्शन जिसका होता है स्टूडेंट, एक नॉलेज के लिए दे रहा हूं, गैलेक्टोज का मोस्ट रैपिडली एब्जॉर्प्शन है। अब किसका किससे एब्जॉर्प्शन है इन बक्कल कैविटी, सम ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय लोअर साइड ऑफ टंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में टेबल में दिया हुआ है कि किस जगह किसका, मैं याद कराऊंगा आपको एक बार। बक्कल कैविटी में सबसे पहले फूड गया है स्टूडेंट, और वहां टंग की लोअर साइड से कुछ ड्रग्स का होता है। आपने देखा कुछ ड्रग्स, कुछ दवाइयां ऐसी चीज से बनती है जिनको जीभ पे रखती है, उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर उनका एब्जॉर्प्शन नीचे एलिमेंट्री कैनाल में जिजेनम, डिओडिनम या कहीं और होता तो बहुत टाइम लग जाता। ऐसी कंडीशन में उनको ऐसे सब्सटेंस बनाया गया जो टंग की लोअर साइड से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद ईसोफेगस आता है, यहाँ कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है स्टूडेंट, डन। फिर स्टमक आता है, डबल स्टार। अब स्टमक में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, श्योर। स्टमक में इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, जी हाँ। सिंपल शुगर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल शुगर? सिंपल शुगर मतलब हम डायरेक्ट ग्लूकोज ले, आपने देखा होगा हम ग्लूकोन डी पीते हैं, पानी में घोल के ग्लूकोन डी पिया, अब वो ग्लूकोन डी गया और ग्लूकोन डी तुरंत स्टमक में जाके एब्जॉर्ब हो गया, वो सिंपल शुगर थी। आप अगर स्टार्च खा रहे हैं तब तो नहीं होगा, लेकिन आप डायरेक्ट ग्लूकोन डी ले रहे हैं तो आपका एब्जॉर्प्शन स्टमक में हो जाएगा। सो सिंपल शुगर यस, वाटर यस, इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट, हम कई बार नींबू पानी पीते हैं, हम नमक का पानी पीते हैं, हम इलेक्ट्रॉल पीते हैं, ORS पीते हैं, ये सब क्या है, ये सब स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इनको तुरंत बॉडी में पहुंच के काम करना है। अगर इनका एब्जॉर्प्शन डिओडिनम और जेजेनम में होता तो बहुत टाइम लग जाता, जबकि तो मिनटों में सेकंडों में काम होना चाहिए, तो स्टमक एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इलेक्ट्रोलाइट यानी मिनरल्स, वाटर, सिंपल शुगर, ड्रग्स, कुछ दवाइयां स्टमक में एब्जॉर्ब होती है, एंड डबल स्टार अल्कोहल स्टूडेंट। अल्कोहल का ऑलमोस्ट पूरा एब्जॉर्प्शन स्टमक में हो जाता है स्टूडेंट, अल्कोहल का पूरा एब्जॉर्प्शन स्टमक में हो जाता है स्टूडेंट। अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है, अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन लीवर करता है। यहां तक क्लियर हो गई बात। तो स्टमक अगला पॉइंट आया, ध्यान से सुनिएगा। बक्कल कैविटी में सम ड्रग्स एब्जॉर्ब, इसोफेगस में नो एब्जॉर्प्शन अकर, इन स्टमक वाटर, सिंपल शुगर, ड्रग्स, सम सॉल्ट्स और अल्कोहल एब्जॉर्ब। जी हाँ स्टूडेंट, ये डबल स्टार है। तो स्टमक में किस किस का एब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर, मिनरल्स, सिंपल शुगर, श्योर स्टूडेंट, और अल्कोहल, इन सब का एब्जॉर्प्शन इसमें किया जाएगा स्टूडेंट। अब बारी आती है डिओडिनम की स्टूडेंट। डिओडिनम में किसका एब्जॉर्प्शन होगा, डिओडिनम में आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा स्टूडेंट। आयरन का एब्जॉर्प्शन डिओडिनम में होगा। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर याद है स्टूडेंट आपको, या विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए था। ऐसे आयरन एब्जॉर्प्शन जो होता है Fe+2 की फॉर्म, आयरन का एब्जॉर्प्शन वो डिओडिनम करेगा। कुछ क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हो गई ये बात। तो डिओडिनम में आयरन का होता है, कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन होगा, ये तैयार। अब बारी आती है जेजेनम की। जेजेनम में सबसे ज्यादा विलाई है स्टूडेंट, मैक्सिमम विलाई जेजेनम में और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजेनम में। पूरा न्यूट्रिएंट्स आपका, ऑलमोस्ट न्यूट्रिएंट्स जो भी है जेजेनम में एब्जॉर्ब होगा। आप कुछ भी खाना खाते हैं ना, तो जो न्यूट्रिएंट्स बनता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, सबका एब्जॉर्प्शन जेजेनम करता है। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन जेजेनम, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन जेजेनम। जी हाँ स्टूडेंट, या मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन जेजेनम है। ऑल न्यूट्रिएंट्स डन स्टूडेंट, मैक्सिमम वाटर, मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब्ड इन जेजेनम स्टूडेंट। डबल स्टार,
जी हाँ, ये इसके अंदर है। जेजनम के बाद इलियम आता है। इलियम में जनरली फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। हम खाने में फैट खाता है ना स्टूडेंट, उसका एब्जॉर्प्शन लेट होता है क्योंकि वो इलियम में जाके होता है। यहाँ पर कुछ विटामिन जैसा विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन, इलियम में बाइल सॉल्ट्स विथ फैट, विटामिन B12 इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है स्टूडेंट। तो इलियम में ये एब्जॉर्प्शन है, सुन गया। और इलियम के बाद स्टूडेंट लार्ज इंटेस्टाइन आती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टूडेंट जो है सब्सटेंस जो जाता है वो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है। उसमें से लार्ज इंटेस्टाइन वाटर लेती है बहुत ज्यादा, कॉलोन इस काम के लिए। लार्ज इंटेस्टाइन में मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। जी हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। जी, एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको दूं कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का होगा, सम ड्रग्स का होगा, मिनरल्स का होगा। जी हाँ, ड्रग्स का होगा कुछ, है ना, मिनरल्स का, वाटर का, लेकिन न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं। कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, बिल्कुल गलत। अमीनो एसिड नहीं, यहाँ तक कि फैटी एसिड वगैरह किसी का भी नहीं होगा। न्यूट्रिएंट सब ऊपर हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब, श्योर। और उसमें फैट को छोड़ दो तो बाकी सब तो जेजेनम में ही हो गए स्टूडेंट। जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो स्टार्ट किस पार्ट में किसका एब्जॉर्प्शन, एक बार रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने खाना खाया, बक्कल कैविटी, यहां पर स्टूडेंट टंग की लोअर साइड से कुछ ड्रग्स का होगा, बाकी नहीं होगा। ईसोफेगस किसी का भी नहीं होगा। स्टमक बिल्कुल होगा साहब, वाटर का होगा, इलेक्ट्रोलाइट यानी मिनरल्स का होगा, एल्कोहल का होगा, सिंपल शुगर का होगा स्टूडेंट, और सम ड्रग्स का होगा। 5 आइटम स्टमक में एब्जॉर्ब होंगे। स्टमक के बाद डिओडिनम आती है, आयरन का होगा, कैल्शियम का भी होगा। उसके बाद जेजेनम आती है, सारी चीजों का होगा। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इन जेजेनम स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट ड्रग्स का भी होगा, मिनरल्स का होगा, वाटर का, सबका जेजेनम में होगा। फिर आता है इलियम। इलियम में स्टूडेंट विटामिन B12 का होगा, फैट का होगा, बाइल सॉल्ट्स के साथ फैट का होगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो सब एब्जॉर्ब हो गए। अब वाटर जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस जा रहा है उसमें पानी बहुत है अभी, तो वाटर लॉस क्यों करें, तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसमें से मिनरल एब्जॉर्ब कर लेंगे काम के, ड्रग्स कर लेंगे, ये सब चीजें, विटामिन भी कर, ये सब लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। डन। तो इस तरीके से किस किस पार्ट में किसका एब्जॉर्प्शन हुआ, मुझे लग रहा तैयार, हाँ या ना, श्योर। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन टॉपिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आपको आराम से क्लियर होगी। और वो ये स्टूडेंट कि सारे सब्सटेंस एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाते हैं। मैं आपको बताऊं, हमने विलाई देखा था, आपको अगर डायग्राम याद हो स्टूडेंट, तो विलाई था, और विलाई के अंदर ये ऐसे करके सब विलाई था स्टूडेंट, याद हो आपको। और इस विलाई के अंदर स्टूडेंट कुछ इस तरीके से ऐसे करके स्टूडेंट लिम्फ कैपिलरी थी, हाँ या ना, ये लिम्फ कैपिलरी थी स्टूडेंट, ये विलाई के अंदर। और जरा इधर ये सेल्स होती है विलाई की, ये विलाई की सेल्स होती है स्टूडेंट, या एंटेरोसाइट सेल के नाम से पुकारी जाती है ये। और इस विलाई की सेल के ऊपर स्टूडेंट ऐसे माइक्रो विलाई की ब्रश बॉटल था ना, ये सारा, ये हमने विलाई की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। अब विलाई में हमने एक और चीज पढ़ी थी स्टूडेंट, इस विलाई के ऊपर कुछ इस तरीके से ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है, श्योर। तो सिंगल लिम्फ कैपिलरी और नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। अब सुनना है स्टूडेंट, जितने भी सब्सटेंस है थोड़ा सा गंभीरता से लेना, वो सारे सब्सटेंस यहाँ एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन में है, चाहे ग्लूकोज हो, गैलेक्टोज हो, फ्रक्टोज हो, सब इसके अंदर यहाँ है, वाटर सब यही है स्टूडेंट, एमिनो एसिड है, जो भी हो, श्योर। वो सारे सब्सटेंस विलाई से सीधे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं स्टूडेंट। मोड कोई भी हो, कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएगा, कोई पैसिव से, बट सबका एब्जॉर्प्शन ब्लड में होता है, सिवाय स्टूडेंट 2-3 चीजों के, वो है लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, और कुछ विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। दोबारा स्टूडेंट ध्यान से सुनना, फैटी एसिड, फैटी एसिड आप लोग डेप्थ में पढ़ोगे तो 2 वैरायटी के होते हैं, स्मॉल चेन फैटी एसिड और लॉन्ग चेन फैटी एसिड। स्मॉल चेन फैटी एसिड तो ब्लड में चले जाते हैं, बट लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल स्टूडेंट, यस, ग्लिसरॉल, और प्लस फैट सॉल्युबल विटामिन, ये थोड़ा सा देखना, फैट सॉल्युबल विटामिन ये तो, और फैट सॉल्युबल विटामिन मैं आपको बताऊंगा A, D, E, K, 4 होते हैं आज के बाद नॉलेज, ये स्टार्ट। ये 3 चीजें ऐसी हैं, these 3 substances are not absorbed in blood स्टूडेंट। जी हाँ, ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, इन 3 को छोड़ दो, बाकी सब ब्लड में जाएगा। अब आपसे कोई बोले ग्लूकोज, आपको ब्लड में गया, अमीनो एसिड ब्लड में गया, वाटर ब्लड में गया, सोडियम पोटेशियम ब्लड में, Cl- ब्लड में, बस लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और कुछ विटामिन ब्लड में नहीं गए, वो रुक गए स्टूडेंट, वो बाहर ही है। आपने बोला ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सो दे कांट एब्जॉर्ब इनटू ब्लड डायरेक्टली स्टूडेंट। अब इनका क्या होगा वो मोड में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका,
स्टूडेंट क्या होगा। तो अब इनका क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। ये है ना, एक लाइन में समझ में आएगा आपको। स्टार्ट देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट मैं आपसे बोलूं कि ये विलाई है, श्योर, ये विलाई के सेल्स हैं, एंटेरोसाइट जिन्हें हम कह रहे हैं, क्लियर स्टूडेंट। और ये विलाई के अंदर स्टूडेंट सेंटर में कुछ इस तरीके से लिम्फ कैपिलरी है। अब इनका एब्जॉर्प्शन स्टूडेंट, जो 3 सब्सटेंस मैंने आपको बताया, इनका एब्जॉर्प्शन ब्लड में ना होकर लिम्फ में होता है। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि ये सब्सटेंस यहां पर मौजूद होते हैं, ये रहे फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, क्लियर, सोचिएगा। अब इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा स्टूडेंट, जो फूड आ रहा है उसके अंदर बाइल सॉल्ट्स है, बाइल जूस मिला हुआ, बाइल सॉल्ट्स उसमें। these substance fatty acids and glycerol student incorporate with the bile salts, और वो बाइल सॉल्ट्स के साथ जुड़कर बाइल सॉल्ट्स उनके बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से स्टूडेंट ऐसे लेयर बना देगा, और ये सारे सब्सटेंस आपस में मिलकर ऐसे ग्लोब्यूल्स बनाएंगे, ड्रॉपलेट्स बनाएंगे। एंड दीज फैट ग्लोब्यूल्स नॉन एज द मिसाइल्स, इंपॉर्टेंट, these are called the missiles student, these are known as the fat droplets student, इन्हें मिसाइल्स के नाम से बुलाया जाएगा। और वो ये रही मिसाइल्स, श्योर। ये मिसाइल्स कैसे बनी है, ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर बनी है, जिस पर बाइल सॉल्ट से इनकॉर्पोरेट हो गया स्टूडेंट। और अब ये मिसाइल्स वाटर सॉल्युबल हो गई स्टूडेंट। दोबारा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, मैंने कहा क्यों नहीं गए अंदर, कि साहब हम वाटर सॉल्युबल है, श्योर, इनसॉल्युबल होने के कारण नहीं जा पा रहे। फिर तो अब हमारे को अंदर भेजना है, कुछ व्यवस्था करिए। तो बाइल सॉल्ट्स जो स्टूडेंट है वो इनकॉर्पोरेट होगा इनके साथ एंड फॉर्म ए मिसाइल्स स्टूडेंट इन द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एंड नाउ दीज मिसाइल्स शिफ्ट या ट्रांसफर इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल्स ऑफ विलाई स्टूडेंट, वो वहां चले जाएंगे और विलाई के सेल्स में चले जाएंगे ये मिसाइल्स स्टूडेंट, चले गए अंदर। अब विलाई के सेल्स में अंदर जाने के बाद स्टूडेंट दे रिकंस्ट्रक्टेड, ये फैल जाएंगे, बाइल सॉल्ट हट जाएगा, रिकंस्ट्रक्टेड होंगे और छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बनेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं तो विलाई के सेल्स में आपको बना के दूं, इधर ये विलाई के सेल्स है और इस विलाई के सेल्स के अंदर स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये रिकंस्ट्रक्टेड होंगे और इस तरीके से फैट ड्रॉपलेट्स बनेगी, बहुत छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बनेंगे और फैट के ग्लोब्यूल्स के ऊपर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन कॉट आ जाएगा, कोटिंग आ जाएगी दोबारा। एंड दिस प्रोटीन कॉटेड स्टूडेंट, यानी मैं यहां बना के दे रहा हूं प्रोटीन कॉटेड स्मॉल ड्रॉपलेट्स, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जिनके अंदर फैट है बट अंदर ऊपर प्रोटीन का कॉट है, ये स्टूडेंट ये प्रोटीन कॉटेड, एंड दीज प्रोटीन कॉटेड फैट ड्रॉपलेट्स नॉन एज द काइलोमाइक्रॉन्स, डबल स्टार स्टूडेंट, इसे काइलोमाइक्रॉन्स के नाम से बुलाया जाएगा, जो विलाई के सेल्स में प्रोड्यूस हुए हैं। Inside the villi cells, inside the intestinal mucosa, micelles reconstructed student and form a small fat, very small fat globules, जिनके ऊपर प्रोटीन है, so very small protein coated fat globules, fat droplets, which are known as the chylomicrons student. और ये chylomicrons student transfer into the lymph capillary, ये पैसिवली ट्रांसफर हो जाते हैं lymph capillary के अंदर और थोड़ी देर बाद chylomicrons होते हैं वो लिम्फ कैपिलरी में आ जाता है स्टूडेंट, और लिम्फ कैपिलरी काइलोमाइक्रोन से बढ़ जाती है, आज के बाद डबल स्टार। काइलोमाइक्रोन्स की प्रेजेंस के कारण स्टूडेंट लिम्फ कैपिलरी जो होती है इंटेस्टाइन की, उसमें जो है मिल्किश अपीयरेंस आता है। सो लिम्फ कैपिलरी ऑफ इंटेस्टाइन इज नॉन एज द लैक्टियल्स स्टूडेंट। व्हाई कॉल्ड द लैक्टियल्स? बिकॉज प्रेजेंट मिल्किश अपीयरेंस स्टूडेंट। और वो मिल्किश अपीयरेंस क्यों आया है? क्योंकि उसमें लिम्फ के अलावा काइलोमाइक्रोन से एक वर्ड आया है, काइलोमाइक्रोन से स्ट्रक्चर चाहिए, ये फैट है। सो आज एक डबल स्टार वाला पॉइंट आया स्टूडेंट, फैट इज एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन्स बाय लैक्टियल्स, डबल स्टार स्टूडेंट, यानी इनका एब्सॉर्प्शन लिम्फ कैपिलरी में होगा, काइलोमाइक्रोन्स की प्रेजेंस में होगा, काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में होगा, सॉरी, लिम्फ करेगा। यह है स्टूडेंट जोरदार पॉइंट, यानी सबसे पहले फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बाइल सॉल्ट्स के साथ मिलेंगे और तब बनेगा मिसाइल्स स्टूडेंट। मिसाइल्स एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन में बनेगी, इंटेस्टाइन की गट में, फिर मिसाइल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में आएगी, उसके बाद वो काइलोमाइक्रोन्स में कन्वर्ट होगी। काइलोमाइक्रोन्स प्रोटीन कॉटेड टाइनी फैट ग्लोब्यूल्स होती हैं और फिर काइलोमाइक्रोन्स ट्रांसफर होगी लिम्फ कैपिलरी में स्टूडेंट, और फिर लिम्फ कैपिलरी में काइलोमाइक्रोन्स आने से वो लैक्टियल्स हो गए स्टूडेंट। सो लिम्फ कैपिलरी ऑफ विलाई वो एब्जॉर्ब करेगी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में। फाइनली स्टूडेंट ये लिम्फ कैपिलरी जो होती है हमारी बॉडी की मेजर ब्लड वेसल्स में जाके मिक्स हो जाती है और लिम्फ वहां मिक्स हो जाता है और ब्लड में ही आ जाते हैं ये, बट
इस फॉर्म में आएगा। तो ये बहुत जोरदार चीज पढ़ाई है किसके, यानी आज के बाद मिसाइल्स और काइलोमाइक्रॉन्स का फॉर्मेशन फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के एब्जॉर्प्शन के लिए होगा। पहले मिसाइल्स बनेगी, फिर काइलोमाइक्रॉन्स बनेगा, फिर वो लिम्फ कैपिलरी में ट्रांसफर होगा। डबल स्टार इस पूरे टॉपिक को अब हम रीडिंग कर रहे हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा स्टार्ट देखिएगा। ऑल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड एक्सेप्ट स्टूडेंट long chain fatty acids, glycerol, fat soluble vitamin. These are absorbed into lymph capillary. शानदार। Fatty acids and glycerol being insoluble cannot be absorbed into blood student. Okay, ये दोनों नहीं होंगे fatty acids और glycerol. Long chain fatty acids plus glycerol plus fat soluble vitamin incorporate with the bile salts and form globular structure. मिसाइल्स स्टूडेंट, जो मैंने आपको पढ़ाया वही चीज अब एक्सप्लेन हो रही है। मिसाइल्स बनेगी स्टूडेंट, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल प्लस फैट सॉल्युबल विटामिन बाइल सॉल्ट्स के साथ मिक्स होंगे और तब एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसे मिसाइल्स कहेंगे और वो एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन में बनेगी। मिसाइल्स आर वाटर सॉल्युबल होगी, मिसाइल्स मूव इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा स्टूडेंट। डबल स्टार, अब वहां जाके क्या करेगी वो मिसाइल्स स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, वहां जाके दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कॉटेड, ध्यान से स्टूडेंट, प्रोटीन कॉटेड फैट ग्लोबुल्स कॉल्ड द काइलोमाइक्रॉन्स। डबल स्टार, काइलोमाइक्रॉन्स मिसाइल से बहुत छोटी होती है, काइलोमाइक्रॉन्स के ऊपर प्रोटीन कॉटेड होता है स्टूडेंट, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल लैक्टियल्स इन द विलाई। काइलोमाइक्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करा, यानी डबल स्टार, फैट इज अब्सॉर्ब्ड बाय लिम्फ कैपिलरी लैक्टियल्स इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। ये नीट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, ध्यान रखना। फैट यानी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैट का डाइजेशन होगा तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनेगा और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल लैक्टियल्स यानी लिम्फ कैपिलरी में अब्सॉर्ब होंगे काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्म में स्टूडेंट। These lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the blood stream. ये हमने बोल ही दिया था, ये भी तैयार श्योर। और एसिमुलेशन क्या है स्टूडेंट, आप सारा सब्सटेंस ब्लड और लिम्फ में लिया है, श्योर। डाइजेशन हो गया, यानी सबसे पहले आपने फूड को अंदर लिया, इंजेक्शन पढ़ लिया, फिर एलिमेंट्री कैनाल में हुआ डाइजेशन डन, फिर एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन से वो ब्लड और लिम्फ में गए, एब्जॉर्ब सब्सटेंस एब्जॉर्प्शन, अब वो ब्लड से टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट होंगे और फिर टिश्यू उनको यूटिलाइज करेगा एनर्जी लाइब्रेशन में, एसिमुलेशन इसका नाम होगा ये स्टेप। और अब अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस एक्सक्रीटा की फॉर्म में बाहर निकाल देंगे, दिस इज कॉल्ड डिफिकेशन या इजेशन। डन। तो पांचों स्टेप मैंने इंट्रोडक्शन में दी थी, वो आज कंप्लीट हो गई है। एसिमुलेशन, absorbed substance finally reach tissue which utilize them for their activity, this process is called assimilation। ध्यान से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है नीट के अंदर, एसिमुलेशन अलग है, एब्जॉर्प्शन अलग है, क्लियर। तो ये पूरा टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन करा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन, और ये काइलोमाइक्रॉन्स मिसाइल सब तैयार। स्टमक में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजेनम में होगा, स्टमक में अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होगा, श्योर। डिओडिनम में आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा, फ्रक्टोज सम ग्लूकोज सम एमिनो एसिड का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से होगा विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। मोस्टली ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होगा, मोस्टली एमिनो एसिड भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एनर्जी की प्रेजेंस में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का यानी मिनरल्स का और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा, श्योर स्टूडेंट। तो पूरा टॉपिक तैयार करवाया एब्जॉर्प्शन और एसिमुलेशन, क्लियर। एब्जॉर्प्शन टॉपिक कंप्लीट। और अब एब्जॉर्प्शन टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में वो डिसऑर्डर्स है स्टूडेंट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स उनको हम ले लेते हैं स्टूडेंट, कौन कौन से। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन आ जाए तो डिसऑर्डर्स होते हैं स्टूडेंट। ये स्टार्ट, तो देखिएगा जरा स्टार्ट। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, द इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरिया और वायरल का इन्फेक्शन होने से इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन आ जाती है स्टूडेंट। द इन्फेक्शंस आर आल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक टेपवर्म, राउंडवर्म, श्योर स्टूडेंट, हुकवर्म, पिनवर्म, ये सब स्टूडेंट, थ्रेडवर्म। तो ये सब वो जो होते हैं स्टूडेंट, टेपवर्म, राउंडवर्म, हुकवर्म, ये सब इंटेस्टाइन में ही एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एस्केरिस की बात सुनी हो, टेपवर्म देखा हो कभी, हुकवर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, ये सब इंटेस्टाइन के पैरासाइट्स होते हैं और ये सब इंटेस्टाइन में अगर रहेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल में इन्फेक्शन करेंगे। आइए अब एलिमेंट्री कैनाल में होने वाले डिसऑर्डर्स लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। पहला डिसऑर्डर है जॉन्डिस स्टूडेंट, बड़ा नाम सुना होगा, हिंदी का नाम बहुत फेमस है, पीलिया। पीलिया हो गया सब जॉन्डिस। एक्चुअल में जॉन्डिस लीवर की प्रॉब्लम है स्टूडेंट, डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर इफेक्टेड होता है इसके अंदर। लीवर से मैंने आपको बताया था बाइल पिगमेंट्स निकलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, और ऐसी कंडीशन में बाइल पिगमेंट्स एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं बॉडी के अंदर पीलिया वाली डिजीज में स्टूडेंट, जॉन्डिस में। तो लीवर इफेक्टेड होगा और ऐसे स्किन
नेल्स, आईज, उनके नीचे येलोइश अपीयरेंस आने लगती है बाइल पिगमेंट्स की वजह से स्टूडेंट. सो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन बॉडी, स्किन, आईज, नेल्स टर्न येलो. यस स्टूडेंट, नाखूनों को दबाने पे पीलापन दिख रहा है, आंखें जबरदस्त पीली दिख रही है, वो कहलाता है जॉइंटिस स्टूडेंट. तो स्टार्ट, पहला क्वेश्चन आता है कि जॉइंटिस में कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है, तो आंसर लीवर है स्टूडेंट. इसमें क्या होता है इस बीमारी में, स्किन, आईज, नेल्स टर्न येलो स्टूडेंट. रीजन क्या है, क्योंकि बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन हो गया स्टूडेंट, बाइल पिगमेंट्स. तो ये एक पॉइंट है जॉइंटिस का. डिजीज नंबर 1 के बाद डिजीज नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट, वॉमिटिंग. वॉमिटिंग, उल्टी आना है स्टूडेंट. हम स्टूडेंट ध्यान से देखना, वॉमिटिंग जो होती है स्टूडेंट, वो स्टमक जो होता है, स्टमक का जो कंटेंट होता है वो माउथ के थ्रू बाहर निकलना, उसे कहते हैं वॉमिटिंग, यानी कि एक्सपेल्शन ऑफ स्टूडेंट. मैं आपको बताऊं कि अगर स्टमक में कोई प्रॉब्लम हुई है, एलिमेंट्री कैनाल के अपर ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है, तो वॉमिटिंग के थ्रू उसको बाहर निकाला जाएगा. और अगर इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत होती है तो मोशन स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट, लूज मोशन जिसे कहते हैं. तो लूज मोशन जो होते हैं वो इंटेस्टाइन की वजह से होते हैं, उसमें अगर प्रॉब्लम है तो उसके कंटेंट बाहर निकलना वो लूज मोशन है, और स्टमक का कंटेंट माउथ के थ्रू बाहर निकलना वो वॉमिटिंग होता है. यस स्टूडेंट, वॉमिटिंग के लिए हमारे मेडुला में वॉमिटिंग सेंटर रखा हुआ है स्टूडेंट. ब्रेन के मेडुला पार्ट में वॉमिटिंग सेंटर है और वो इंपल्स देता है स्टूडेंट, ध्यान से देखना. तो what is the meaning of vomiting? It is the ejection of stomach content through mouth student. Ejection of stomach content through mouth. It is a reflex action student. और ये कंट्रोल करने के लिए वॉमिटिंग सेंटर होता है जो मेडुला पर होता है स्टूडेंट. श्योर? यस. और ये कुछ भी कोई चीज इन्फेक्शन होने पे या कुछ भी गलत खाने में आने में स्टूडेंट, टॉक्सिक सब्सटेंस खाने में या ऐसी कंडीशन में जो नॉइजी होता है, जी मिचलाना जिसे कहते हैं घबराहट, उससे फिर वॉमिटिंग होती है. तो वॉमिटिंग ये एक पॉइंट हो गया, स्टमक के कंटेंट को माउथ से निकालना, इसके लिए वॉमिटिंग सेंटर मेडुला जोन में रखा हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट डायरिया. थोड़ा सा इसको देखना, डायरिया क्या होता है. डायरिया होता है स्टूडेंट वही लूज मोशन जिसे मैं आपसे कह रहा था. मैं आपको एक बात बताऊं स्टूडेंट, रेक्टम जो होता है, रेक्टम और कॉल, रेक्टम जो उसमें बाउल मूवमेंट होता है. अब रेक्टम में जो बाउल मूवमेंट है वो रेगुलरली नॉर्मल हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एक्सक्रीटा नॉर्मली बाहर निकल रहा है. पर अगर रेक्टम का बाउल मूवमेंट जो है वो एबनॉर्मल हो गया, फ्रिक्वेंटली हो गया, तब ऐसी कंडीशन में एक्सक्रीटा कोलोन और रेक्टम में नहीं रुकेगा और वो बाहर निकलता जाएगा और उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होने से लिक्विड फॉर्म में बहुत निकलेगा. दिस इज कॉल्ड मोशन स्टूडेंट, लूज मोशन जिसे कहा जाता है, जिससे वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है. तो दोबारा मेरी बात को सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ, रेक्टम का बाउल मूवमेंट अगर वो एबनॉर्मल फ्रिक्वेंटली बाउल मूवमेंट हो रहे हैं तब ऐसी कंडीशन में डायरिया होगा. और अगर रेक्टम का बाउल मूवमेंट स्टूडेंट जो है वो इरेगुलर हो जाए, हो ही नहीं रहा, फिर हुआ फिर नहीं, तो एक्सक्रीट जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यानी एक्सक्रीटा जो है वो रुकेगा रेक्टम में भी और कॉलन में भी, जो पूरी तरीके से पास नहीं हो पाएगा और वो वहीं रहेगा. एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन. यानी रेक्टम के बाउल मूवमेंट की वजह से दो डिसऑर्डर है, बाउल मूवमेंट एबनॉर्मल फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं तो डायरिया होगा और एक्सक्रीटा बिल्कुल नहीं रुकेगा, स्टोर ही नहीं होगा और बहुत ज्यादा वाटर लॉस होगा, लिक्विड फॉर्म में एक्सक्रीटा निकलेगा. और अगर रेक्टम का बाउल मूवमेंट इरेगुलर है तो एक्सक्रीटा वहीं रहेगा रेक्टम में और कोलोन के पोर्शन में फंसा रहेगा. ऐसी कंडीशन में हार्ड हो जाएगा स्टूडेंट एक्सक्रीटा और दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन. श्योर? तो डायरिया व्हाट इज मीनिंग, abnormal frequency of bowel movement student, increase the liquid discharge of excreta student is known as the diarrhea. It reduce the absorption of student food. ये फूड और वाटर का एब्जॉर्प्शन रोक देता है. यस. और कॉन्स्टिपेशन क्या है, ठीक उल्टा. इन कॉन्स्टिपेशन द feces are retained in the colon as and rectum as a bowel movement occur irregular. तो bowel movement irregular है तो excreta rectum और colon में रुकेगा. यस स्टूडेंट, ये हो गया इसके अंदर, तो कॉन्स्टिपेशन हो गया और हार्ड हो जाएगा. अगला पॉइंट नेक्स्ट डिजीज. तो दोबारा अभी तक पहली डिजीज पढ़ी हमने जॉइंटिस, जिसमें लीवर इफेक्टेड हुआ, बाइल पिगमेंट्स के डिपोजिशन से स्किन, आईज, नेल्स येलो दिखाई दिए, वो जॉइंटिस. दूसरी वॉमिटिंग, वॉमिटिंग में स्टमक के कंटेंट को बाहर निकाला जाएगा माउथ से रिफ्लेक्स सेक्शन के थ्रू, वॉमिटिंग सेंटर मेडुला में. एक डायरिया और कॉन्स्टिपेशन. डायरिया और कॉन्स्टिपेशन रेक्टम में बाउल मूवमेंट से रिलेटेड है. बाउल मूवमेंट अगर इरेगुलर हो गया है तो कॉन्स्टिपेशन होगा. बाउल मूवमेंट अगर एबनॉर्मल फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो डायरिया होगा जिसमें लिक्विड एक्सक्रीटा बाहर निकलेगा. श्योर स्टूडेंट? एक डिजीज होती है इंडाइजेशन, फूड का प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं होना. फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड इज नॉन एज इंडाइजेशन स्टूडेंट. इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड. श्योर स्टूडेंट? एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस, पूरा भरे होने की जो फील आती है, कहते नहीं आज मेरा पेट भरा भरा सा लग रहा है, खाना नहीं खाऊंगा यार शाम को. इसके क्यों? इसके मोस्टली कॉज है इसका ओवर ईटिंग हो सकता है,
जी हाँ स्टूडेंट, जो हमने खाना खाया इससे पहले वो बहुत ज़्यादा खा लिया तो ओवर ईटिंग इसकी वजह से। एक इसका कॉज होता है स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाने से भी हमें फीलिंग नहीं आती है, भूख की फीलिंग ऑफ फुलनेस लगती है, यानी कि इंडाइजेशन। एक इसका कारण, दो हो गए। ये टेम्परेरी है सब स्टूडेंट, कि जो खाना खाया वो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खा लिया, ज़्यादा खाना खा लिया। ये एंजाइटी स्टूडेंट, कोई टेंशन कोई बात है तो पेट भरा भरा सा लगेगा ये स्टूडेंट। तो ये कॉज तो कौन से हो गए कि जो टेम्परेरी। पर एक कॉज इसका वो ये होता है स्टूडेंट कि एंजाइम्स का प्रॉपर सीक्रेशन नहीं हो रहा। अगर एंजाइम का प्रॉपर सीक्रेशन नहीं हो रहा तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा, जो भी खाना खाया वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ तो फिर ऐसा कंडीशन में इनडाइजेशन होगा। तो 3-4 कारण देखिएगा। इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, फीलिंग ऑफ फुलनेस है। रीजन क्या है इनडाइजेशन का? पहला स्टूडेंट इनएडिक्वेट एंजाइम सीक्रेशन, ठीक है साहब, ये हो गया। दूसरा एंजाइटी, ठीक है साहब। फूड पॉइजनिंग, एक ओवर ईटिंग, एक स्पाइसी फूड, ये। सो आज के बाद नीट के अंदर क्वेश्चन आया था इंडाइजेशन के कॉज स्टूडेंट, तो मैंने आपको बता दिया, ज्यादा खाना खा लिया, ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड, कुछ खाने में गलत आ गया, फूड पॉइजनिंग, ये सब टेम्परेरी है स्टूडेंट। श्योर, एंजाइटी वो भी टेम्परेरी, लेकिन एक कॉज ये निकलता है कि फूड का एंजाइम सीक्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहे, इनएडिक्वेट एंजाइम सीक्रेशन, इंडाइजेशन। तो ये भी एक डिसऑर्डर बताया। अब यहां तक समझ में आया जो मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट? यहां तक का क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक डिसऑर्डर बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेगा। एंड दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट पीई या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ध्यान से सुनना इस डिसऑर्डर और इसके बारे में। पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माल न्यूट्रिशन मींस क्या होता है? माल न्यूट्रिशन इम्बैलेंस फूड को लेना है स्टूडेंट। जी हाँ, अब वो ओवर भी हो सकता है या डेफिशिएंसी भी हो सकती है फूड की डेफिशिएंसी हो चाहे ओवर हो, लेकिन है इम्बैलेंस फूड का आना। जनरली पीएम स्टूडेंट जो होता है वो प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी यानी कम लेना स्टूडेंट, और ये देखिएगा डाइट में डेफिशिएंसी होना प्रोटीन और टोटल फूड कैलोरी की, और ये बहुत ज्यादा हो रहा है कंट्रीज के अंदर स्टूडेंट। कौन कौन सी? अनडेवलप्ड कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, इस जगह पे। तो पीएम क्या है? अब इसको ध्यान से सुनना है स्टूडेंट। पीएम में 2 डिजीज को लिया जाता है, ये दोनों डेफिशिएंसी डिजीज होती है। एक होता है मैरासमस, एक होता है क्वाशिरकोर स्टूडेंट। मैरासमस एंड क्वाशिरकोर 2 डिजीज हैं, ध्यान से सुनना इनको। ये दोनों डिजीज जो होती है स्टूडेंट ये डेफिशिएंसी से है। अब कौन किससे होता है उसको ध्यान क्लियर। पहले हम बात करते हैं मैरासमस की। दोनों डिजीज चिल्ड्रन यानी बच्चों में होती है स्टूडेंट। मैरासमस जो डिजीज होती है स्टूडेंट ये 1 साल से कम उम्र के बच्चे के अंदर होती है। 1 साल से कम उम्र के बच्चे में मैरासमस डिजीज होती है, और ये डिजीज प्रोटीन और फूड कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी होती है। जी हाँ, कैलोरी भी नहीं ले रहे, प्रोटीन भी नहीं खा रहे खाने के अंदर। जी हाँ, इसमें सप्लीमेंट प्रॉपर नहीं मिला है बच्चे को, माँ ने अपने दूध को बच्चे को जल्दी छोड़ दिया है, यस ऐसी कंडीशन में जो है माँ का दूध बच्चे को नहीं मिलने से उसको सप्लीमेंट नहीं मिल रहा। 1 साल से कम उम्र के बच्चे में मैरासमस डिजीज होगी, जिसमें प्रोटीन भी नहीं मिल रहा उसको डाइट में और कैलोरी भी नहीं मिल रही है उसको डाइट के अंदर। जी हाँ, तो ये एनर्जी डेफिशिएंसी पूरी डिजीज होगी मैरासमस। इस तरह के बच्चे के अंदर स्टूडेंट क्या होगा, इसमें उसकी ग्रोथ पूरी तरह इफेक्टेड हो जाएगी, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट और उसकी फिजिकल ग्रोथ दोनों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। श्योर, बॉडी के स्किन के नीचे स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा पूरी तरीके से फैट जो होगा वो डिसअपियर रहेगा, नो फैट बिलो द स्किन स्टूडेंट। इसलिए स्किन बिल्कुल इसकी ड्राई होगी, रिंकल्स होगी। इस बच्चे के चेहरे को देखकर इस पे जो रिंकल्स होते हैं, झुर्रियां, ये ऐसा दिखेगा जैसे बुढ़ापे में जो झुर्रियां आती हैं। जी हाँ, इसका जो फेस होगा वो ओल्ड एज जैसा दिखेगा, ओल्ड पर्सन की जैसा दिखेगा। यस स्टूडेंट, क्योंकि बच्चों की स्किन तो बड़ी न्यूरिशमेंट वाली, इसे खींचने वाली होती है, लेकिन इस बच्चे में नहीं होगी। इसकी रिब्स प्रोमिनेंट होगी बाहर की तरफ, पूरी स्किन बिल्कुल पतली रहेगी, बहुत पतला रहेगा ये बच्चा। थिनिंग ऑफ लिम्स, पैर बहुत पतले होंगे। स्किन के नीचे कोई फैट नहीं होगा, स्किन इज ड्राई विथ रिंकल्स होगी स्टूडेंट। सबसे बड़ा सिम्टम्स इसका है, रिब्स आर प्रोमिनेंट होगी। मैरासमस का बेबी 1 साल से कम उम्र के बच्चे में बीमारी होती है। दूसरी डिजीज जो मैंने आपको बोली उसे क्वाशिरकोर के नाम से बुलाया जाता है, वो भी पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में ही है। वो डिजीज 1 साल से ऊपर के बच्चे के अंदर होती है स्टूडेंट, मोर देन 1 ईयर एज, और वो डिजीज ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी से होती है। इस बच्चे को खाना मिल रहा है लेकिन उसको खाने में प्रोटीन नहीं मिल रहा है स्टूडेंट, उसको जनरली कार्बोहाइड्रेट दिया जा रहा है खाने में। यस, तो ऐसी कंडीशन में ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन क्वाशिरकोर, और ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी बोथ देन मैरासमस। श्योर, क्वाशिरकोर 1 साल से ऊपर के बच्चे में जनरली होती है, 2 से 5 साल के बच्चों में क्वाशिरकोर देखने को मिलता है। इस बच्चे के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी से स्टूडेंट इसका जो बॉडी फ्लूइड है, जो ब्लड प्लाज्मा है, वो वेसल से फिल्टर होकर बाहर आ जाता है स्टूडेंट, और स्किन के नीचे एक्यूमुलेट हो जाता है। तो एक्सटेंसिव इडीमा कंडीशन, पूरी बॉडी में सूजन रहती है, पेट बहुत इसका फूला हुआ रहता है, स्किन के नीचे
फैट होती है थोड़ी बहुत स्किन के नीचे, जी हाँ, रिंकल्स नहीं होते, इडीमा बोलते हैं इसको, एक्सटेंसिव इडीमा, स्वेलिंग ऑन बॉडी पार्ट्स स्टूडेंट, जगह जगह सूजन है, चेहरे पे बहुत सूजन होती है, इसका मुंह पूरा नहीं खुल पाता स्टूडेंट, मून फेस जिसे कहते हैं, सूजन की वजह से चेहरा सूजा हुआ होता है इसका स्टूडेंट, पेट फूला हुआ होता है इस बच्चे के अंदर, जी हाँ। बाकी ग्रोथ इसके अंदर भी मैरासमस की तरह ग्रोथ नहीं हो रही है, फिजिकल और ब्रेन डेवलपमेंट, थिनिंग ऑफ लिम्स इसमें भी हो रहा है स्टूडेंट, मसल्स इसकी भी डैमेज हो रही होंगी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। लेकिन जो सिम्टम्स इसके मैरासमस से डिफर है वो मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर एक्सटेंसिव इडीमा होता है, पूरी बॉडी में सूजन होती है, स्वेलिंग होती है बॉडी पार्ट्स के अंदर, इसमें स्किन के नीचे फैट होती है स्टूडेंट, ये जोरदार, स्किन में कोई रिंकल्स नहीं होते हैं, ये पॉइंट। जबकि मैरासमस के अंदर स्किन के पर रिंकल्स होते हैं, मैरासमस में कोई इडीमा नहीं होता है, मैरासमस स्किन बिल्कुल पतली होती है, ड्राई, रिंकल्स होते हैं, रिब्स प्रोमिनेंट होती है, ये पॉइंट्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दो डिजीज। PM affects infants and children to produce marasmus and kwashiorkor student marasmus। ये पहला स्टूडेंट, ये प्रोड्यूस्ड होता है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी दोनों की कमी से होने वाली डिजीज है मैरासमस। ये 1 साल से कम उम्र के बच्चे में देखने को मिलती है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रोथ रुकती है, इसमें स्किन जो होती है वो ड्राई, थिन, रिंकल्ड स्टूडेंट, या ओल्ड पर्सन जैसी स्किन हो जाती है स्टूडेंट। एक्सट्रीम इमेक्शन ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्स स्टूडेंट। ग्रोथ रेट और बॉडी वेट डिक्लाइन होने लगता है धीरे धीरे स्टूडेंट, ये मैरासमस के अंदर होता है। डिजीज नंबर नेक्स्ट क्वाशियोरकोर, ये केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है, ये 1 साल से ऊपर के बच्चे में देखने को मिलती है। इसमें भी स्टूडेंट मसल्स खराब होने लगती है, थिनिंग ऑफ लिम्स है, ग्रोथ नहीं हो रही है, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है एक्सटेंसिव इडीमा, स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन। जबकि मैरासमस के बच्चे में स्किन के नीचे फैट नहीं होती है, इसमें रहेगी। यहाँ से स्टार्ट, तो मैरासमस, क्वाशियोरकोर, PEM में इंक्लूड किए जाएंगे। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में स्टार्ट, मैरासमस, क्वाशियोरकोर। मैरासमस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी बोथ, क्वाशियोरकोर ओनली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। मैरासमस अकर generally yes student less than 1 year age child, और क्वाशियोरकोर अकर more than 1 year age child student। मैरासमस में स्टूडेंट नो इडीमा, एक्सटेंसिव इडीमा नहीं, जबकि क्वाशियोरकोर में इडीमा होता है, पूरी बॉडी में स्वेलिंग होती है जो मैरासमस में नहीं होती है। मैरासमस में स्किन ड्राई, रिंकल्स होते हैं, थिन होती है, जबकि क्वाशियोरकोर में स्किन पे कोई रिंकल्स नहीं होते हैं। मैरासमस में स्टूडेंट जो है स्किन के नीचे फैट नहीं होता है, क्वाशियोरकोर में थोड़ा बहुत फैट स्किन के नीचे होता है। डन, ये बहुत सारे पॉइंट्स और ये बातें थी। बाकी दोनों के अंदर थिनिंग ऑफ लिम्स है, दोनों में मसल्स डैमेज होना, दोनों में ब्रेन डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों का कम हो जाना, ये सब होगा। तो ये डिसऑर्डर थे। डिसऑर्डर में जॉइंटिस यस कंप्लीट, उसके बाद इंडाइजेशन कंप्लीट, डायरिया फिनिश, कॉन्स्टिपेशन कंप्लीट, वॉमिटिंग कंप्लीट हुआ, और PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी क्वाशियोरकोर, मैरासमस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट अगर आप बात करें तो डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड कंप्लीट हो गया, डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो गए, और एब्जॉर्प्शन टॉपिक कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक और है स्टूडेंट, और वह है कैलोरिक वैल्यू वाला टॉपिक, और इसके अलावा एक टॉपिक और है विटामिन, जो एनसीईआरटी में नहीं है बट हम उसको भी लेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक और इसमें लास्ट स्टूडेंट, और वह है कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो बॉडी में हम जो फूड में जो एनर्जी होती है वो, और बॉडी में उसको यूज किस फॉर्म में किया जाता है, ये दोनों फॉर्म को हीट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि फाइनली हर एनर्जी का सोर्स हीट ही है स्टूडेंट। सो द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स एंड द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस वन of food are expressed in term measure of heat energy because heat is the ultimate form of all energy। yes student, तो heat energy की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि फूड के अंदर एनर्जी होती है, और इसको जूल में स्टूडेंट किलो कैलोरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज ऑफन मेजर्ड टू एज कैलोरी और जूल स्टूडेंट, विच इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेफिनेशन दी गई है स्टूडेंट किलो कैलोरी के इसमें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि किसी प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट, फैट को जलाने पर यानी कि उसको बर्न करने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट, वो हम मेजर करने जा रहे हैं। अब वो कहाँ आप उसको बर्न कर रहे हो, पहला लेबोरेटरी में किया जाता है। ध्यान से सुनना, लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट होता है बॉम कैलोरीमीटर, उसमें 1 ग्राम आपने प्रोटीन रखा और उसको बर्न करा, तो जो हीट प्रोड्यूस हुई स्टूडेंट उसको आपने नोट करा, वो कहलाती है ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू स्टूडेंट। दोबारा ये हो गया श्योर।
ऐसे आपने 1 ग्राम फैट को बॉम्ब कैलोरीमीटर में लेबोरेटरी में रखा स्टूडेंट, और वहां पर उसको बर्न करा, तो जो हीट प्रोड्यूस हुई वो आपने नोट कर ली। वो 1 ग्राम फैट को बॉम्ब कैलोरीमीटर में बर्न करने पर आई है, वो उसकी ग्रॉस कैलोरी वैल्यू होगी। ऐसे कार्बोहाइड्रेट के साथ किया, ठीक है। अब वही 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम फैट और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को आपने खाया, और तब उसको बॉडी के अंदर स्टूडेंट बर्न करने पर, यानी ऑक्सीडाइज करने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू कहलाती है उसकी। जी हाँ, तो आज ये 2 वर्ड यूज करने जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा इनको ध्यान से देखिएगा। एक होती है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और एक होती है फिजियोलॉजिक वैल्यू। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, द अमाउंट ऑफ हीट लाइब्रेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 ग्राम फूड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज कॉल्ड ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। बॉम्ब कैलोरीमीटर में 1 ग्राम फूड को अगर आपने बर्न करा है तो उसे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है स्टूडेंट। जी हाँ, जो मैंने आपसे बोला, और एक्चुअल में बॉडी में उसको बर्न ऑक्सीडाइज करने पर जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे फिजियोलॉजिक वैल्यू कहा जाता है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द बॉडी फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 ग्राम फूड इज कॉल्ड फिजियोलॉजिक वैल्यू। यानी कि बॉडी के अंदर एक्चुअल में पूरा 1 ग्राम को अगर बर्न करते हैं तो वो कहलाती है फिजियोलॉजिक वैल्यू स्टूडेंट। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिक वैल्यू, ये 2 वैल्यू है, इनका डेफिनेशन आप समझ गए। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बाहर लेबोरेटरी में बॉम्ब कैलोरीमीटर में 1 ग्राम फूड को आपने बर्न करा तो आई है, और फिजियोलॉजिक वैल्यू एक्चुअल में बॉडी में वो ही जब बर्न होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो जो वैल्यू आती है, हीट प्रोड्यूस होती है, उसे कहा गया है। अब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के लिए इनकी वैल्यू कितनी कितनी है वो है। अब इसमें एक बात कंफर्म है स्टूडेंट कि फिजियोलॉजिक वैल्यू हमेशा बॉम्ब कैलोरीमीटर में बर्न किए गए ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से कम आती है स्टूडेंट, कम रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है टेबल स्टूडेंट, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट, जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू स्टूडेंट 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम में, श्योर। और फिजियोलॉजिक वैल्यू 4.0, फर्क आ गया ना। मैंने आपसे बोला ये फिजियोलॉजिक वैल्यू हमेशा लेस देन होगी कैलोरीफिक वैल्यू से। प्रोटीन का करें 5.65 होती है, श्योर, और 4 आएगी उसकी फिजियोलॉजिक वैल्यू। और फैट की बात करें तो 9.45 किलो कैलोरी है स्टूडेंट, और इधर आएगी 9.0। तो फर्क आ गया, आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की फिजियोलॉजिक वैल्यू तो लगभग सेम है, 4.0, और फैट की 9.0, यानी कि स्टूडेंट जस्ट डबल के आसपास, उससे ज्यादा हो जाता है मामला। जी हाँ, फैट बर्न करने पर जितनी एनर्जी दे रहा है वो डबल होती है स्टूडेंट, क्लियर। और बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो इनको बर्न करने पे आई वो कैलोरीफिक वैल्यू। तो 2 वर्ड बताया मैंने आपको, कैलोरीफिक वैल्यू, फिजियोलॉजिक वैल्यू, जो आपको एक्सप्लेन कर दिए मैंने। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, वो बॉम्ब कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट में स्टूडेंट लेबोरेटरी में 1 ग्राम फूड को बर्न करने पर आती है। और जो बॉडी में 1 ग्राम फूड बर्न होने पर जो एक्चुअल अमाउंट रिलीज होता है एनर्जी का, उसे फिजियोलॉजिक वैल्यू कहते हैं। वो हमेशा कम होगा कैलोरीफिक वैल्यू से, ठीक है। ये डन हुआ। इनका वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। कार्बोहाइड्रेट की 4.1, 5.65 प्रोटीन की, और 9.45 ये कैलोरीफिक वैल्यू। और इससे कम करने पर इसका 4 पॉइंट, इसका ही 4 पॉइंट और इसका 9 पॉइंट, डन। अब एक वर्ड और है स्टूडेंट, विटामिन्स, जिसमें मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना जो मैं आपको कह रहा हूं, और वह स्टार्ट। विटामिन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, एनसीईआरटी में नहीं है टॉपिक अब, लेकिन हम इंपॉर्टेंट है, इसको ले लेते हैं फटाफट। विटामिन्स वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते और जो रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी को। जी हाँ स्टूडेंट, विटामिन से कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। मिनरल्स और विटामिन्स एनर्जी प्रोडक्शन में काम नहीं करते स्टूडेंट, इनके स्मॉल अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, ये आपको बाहर से लेने पड़ेंगे, बट स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटामिन डी की बात करूं तो वो स्किन पे बन जाता है स्टूडेंट सनलाइट के प्रेजेंट में। और विटामिन के और B12 वो इंटेस्टाइन में बन जाता है, कोलोन में बन जाता है विक्टीरिया की प्रेजेंस में। डबल स्टार स्टूडेंट। जी हाँ, तो 1-2 विटामिन हम छोड़ दें तो बाकी विटामिन आपको बाहर से लेने पड़ते हैं स्टूडेंट। जी हाँ, वो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। विटामिन डी बन जाता है और विटामिन के और B12 ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट। विटामिन आर ऑफ 2 टाइप्स स्टूडेंट, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल है। और फैट सॉल्युबल विटामिन 4 है, ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के, ये 4 विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टूडेंट बॉडी में स्टोर नहीं होते, वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं स्टूडेंट। विटामिन सी यूरिन से निकल जाता है,
जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन लीवर में स्टोर्ड हो जाते हैं हमारी बॉडी में एक्सेस में लेने पे। तो आइए कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है विटामिन से स्टूडेंट। स्टार्ट करता हूँ। दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी। ओके, बट एक डबल स्टार आपके लिए स्टूडेंट। विटामिन डी इन स्किन एंड विटामिन के इन कॉलन बाय बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस्ड इन बॉडी। यस स्टूडेंट, विटामिन के एंड डी इसके बारे में बोला गया। विटामिन आर ऑफ टू टाइप, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। पहला स्टार यही है, फैट सॉल्युबल विटामिन ये रहा, विटामिन ए डी ई के, और वाटर सॉल्युबल विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स। तो मुझे लग रहा है पूरा तैयार है। विटामिन आर ऑफ टू टाइप्स, तो ये हमारे पास एक टॉपिक आ गया स्टूडेंट। विटामिन आर ऑफ टू टाइप, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए डी ई के। डन डन, तैयार हुआ कुछ पॉइंट यहाँ तक का। अब आइए स्टूडेंट, ये सारे विटामिन जो इनके केमिकल नेम और इनकी डेफिशिएंसी डिजीज जरूर पूछी जाती है, तो मैं आपको पूरे विटामिन जो होते हैं एक टेबल में तैयार करवा देता हूँ स्टूडेंट। देखिएगा जरा, इस टेबल को मैं पहले आपको ऐसे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, दो पार्ट करें। पहले विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट, और ये विटामिन आपकी आंख में, आपकी आईज में रोडोप्सिन जो पिगमेंट होता है उसके लिए जरूरी होता है। तो रोडोप्सिन के लिए रिक्वायर्ड है विटामिन ए, रेटिनॉल के नाम से बुलाया जाएगा स्टूडेंट। इसका बेस्ट सोर्स कैरेट होता है स्टूडेंट, कैरेट श्योर। ये आपके एपिथेलियल टिश्यू के नरिशमेंट के लिए भी बहुत जरूरी होता है कैरेट इसका, यानी गाजर जिसे कहते हैं। विटामिन ए की अगर कमी होती है ना स्टूडेंट, तो उसकी आईज में स्टूडेंट प्रॉब्लम होने लगती है, विजन में, एंड दिस इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस स्टूडेंट, डिजीज का नाम। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर आईज में भी स्टूडेंट एक और जीरोप्थेल्मिया डिजीज भी होती है। तो विटामिन ए केमिकल नेम रेटिनॉल, डेफिशिएंसी डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, डबल स्टार। क्लियर। बेस्ट सोर्स की बात करें तो कैरेट, गाजर, ये लीजिए स्टूडेंट। अब आता है विटामिन डी स्टूडेंट, इसे बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को, ये सनशाइन विटामिन है स्टूडेंट, जो सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में बैठने पर, धूप में कहते हैं ना कि धूप में बैठना अच्छा रहता है, उससे आता है, नेचुरली आता है विटामिन डी, स्किन में बन जाएगा स्टूडेंट कैल्सीफेरॉल। वैसे इसका सोर्स अगर बात करें तो मिल्क होता है, अंडा होता है स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, एग, मिल्क, इसमें भी विटामिन डी होता है। ठीक है, विटामिन डी हमारी बोन और टीथ के स्टूडेंट फॉर्मेशन और डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ के लिए जरूरी होता है। जितना विटामिन डी होगा हड्डियां उतनी अच्छी मजबूत रहती हैं स्टूडेंट। इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने पर बोन्स वीक थिन हो जाती हैं स्टूडेंट। बच्चों में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी, उनकी हड्डियां बिल्कुल पतली हो जाएंगी, एंड डिजीज इज कॉल्ड द रिकेट्स, डबल स्टार। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होगा बच्चों में स्टूडेंट। एडल्ट में अगर बात करूंगा तो ऑस्टियोमेलेशिया नाम की डिजीज हो जाएगी स्टूडेंट। तो यही है विटामिन डी बच्चों में रिकेट्स, तो रिकेट्स इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ये बच्चों में होता है। और बड़ों में अगर विटामिन डी की कमी है तो उनकी हड्डियां तो डेवलप हो चुकी है, लेकिन फिर उसमें ऑस्टियोमेलेशिया, कमजोरी आ जाएगी हड्डियों में। ये हो गया हमारे पास विटामिन डी। नेक्स्ट फर्स्ट ए था, अब आया विटामिन ई। ये चारों की चारों फैट सॉल्युबल विटामिन है जो मैं पहले पढ़ा रहा हूं आपको। विटामिन ई की बात करूंगा, टोकोफेरॉल के नाम से बुलाया जाता है इसको। जी हाँ स्टूडेंट, टोकोफेरॉल ये विटामिन या ब्यूटी विटामिन के नाम से बुलाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट है स्टूडेंट। विटामिन ई क्या करता है स्टूडेंट? विटामिन ई हमारे अंदर स्टूडेंट स्किन को टाइट रखने का काम करता है, रिमूव द रिंकल्स फ्रॉम स्किन। जितनी भी कॉस्मेटिक क्रीम्स आती हैं उन सभी कॉस्मेटिक क्रीम में लिखा जाता है विटामिन ई, क्योंकि विटामिन ई स्किन को न्यूरिशमेंट देता है, टाइट रखता है, रिंकल्स रिमूव करता है। यस स्टूडेंट, जिन्हें कहते हैं स्किन पर झुर्रियां आ जाना, वो हटा देने का काम करता है। हाँ, ये विटामिन। इसके अलावा जर्मिनल एपिथेलियम के लिए भी विटामिन ए और ई की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए विटामिन ई की कमी होने पे स्टॉलिटी आ जाती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन पुअर हो जाता है स्टूडेंट। हाँ, ये हो जाता है, मस्कुलर डेस्ट्रोफी हो जाती है, ये रिमूव रिंकल्स स्टूडेंट, ये इस विटामिन के फंक्शन में आ जाता है, रिमूव रिंकल्स, एंटीऑक्सीडेंट है, स्टॉलिटी। विटामिन ई। विटामिन के, नैप्थोक्विनोन, फाइलोक्विनोन भी नाम होता है स्टूडेंट इसका, फाइलोक्विनोन, ये लीजिए, फाइलोक्विनोन भी नाम है इसका, नैप्थोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। और विटामिन के जो होता है स्टूडेंट, वो रिक्वायर्ड होता है ब्लड कोगुलेशन के लिए, डबल स्टार। ब्लड कोगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड मिनरल पूछे तो कैल्शियम है, और ब्लड कोगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड विटामिन पूछे तो के है। विटामिन के ब्लड कोगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। जी हाँ, ये लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसाइज के लिए जरूरी है। तो लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसाइज करना है तो विटामिन के की जरूरत होती है स्टूडेंट, डबल स्टार। तो अगर विटामिन के की कमी है तो ब्लड कोगुलेशन में प्रॉब्लम होगी, डिले होगा, तो ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग होगी, हिमोरेगिक कंडीशन। Continuous bleeding from body is known as a hemorrhagic condition. Continuous bleeding, hemorrhagic condition, वो विटामिन की कमी से होगा। तो फैट सॉल्युबल विटामिन 4, ए, विटामिन ए, रेटिनॉल, डेफिशिएंसी डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस,
जीरोप्थेल्मिया, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल नाम, सनशाइन विटामिन, डेफिशिएंसी डिजीज रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया, विटामिन के, फाइलोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, ब्लड कोगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड विटामिन, डेफिशिएंसी से कंटिन्यूस ब्लीडिंग, विटामिन ई, टोकोफेरॉल, ब्यूटी विटामिन, रिमूव रिंकल्स शॉर्ट फ्रॉम स्किन एंड डेफिशिएंसी डिजीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्टेरिलिटी, ये सब स्टूडेंट। अब आता है स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास, और वो आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। और वाटर सॉल्युबल विटामिन की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, थोड़ा सा देखिएगा इधर, ये स्टार्ट। वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारा अगला पॉइंट है, और वो क्या आएगा, वो है सी, विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये वाउंड हीलिंग में बहुत ज्यादा मदद करता है स्टूडेंट। जिसमें विटामिन सी की कमी होती है उसके वाउंड यानी घाव बहुत देरी से भरते हैं स्टूडेंट, डिले हो जाता है वाउंड हीलिंग। जी हाँ, और विटामिन सी अगर बढ़िया है तो इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, वाउंड हीलिंग बहुत जल्दी होती है स्टूडेंट। ये मतलब प्रोसीजर है। विटामिन सी का बेस्ट सोर्स आंवला है स्टूडेंट, आंवला के बाद सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंज जिसे कहते हैं, यस स्टूडेंट, तो इसका बेस्ट सोर्स। और इसकी कमी से स्टूडेंट ब्लीडिंग इन गम्स यानी मसूड़ों से खून आता है, दांत और मसूड़ों के बीच में गैप आ जाता है, स्कर्वी इस डिजीज को कहा जाता है। तो डबल स्टार दूंगा आपको, ध्यान से सुनना। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है, मसूड़ों में से खून निकलता है, ब्लीडिंग इन गम्स स्टूडेंट, तो डन, डबल स्टार, एस्कॉर्बिक एसिड। और उसके बाद आता है विटामिन बी1 स्टूडेंट, दोबारा बोलूंगा, विटामिन बी1 थियामिन नाम से बुलाया जाता है। थियामिन ये स्टूडेंट जो गेहूं चावल इनके ऊपर जो कोटिंग होती है, कवरिंग होती है, उसमें मिलेगा, ग्रेन्स में ज़्यादा मिलता है, ये व्हीट ग्रेन्स गेहूं के दानों में, इनमें विटामिन बी1 थियामिन। और ये नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है, कोएंजाइम की तरह काम करता है, इसलिए इस विटामिन की कमी से स्टूडेंट नर्वस सिस्टम में दिक्कत होती है और पैरालिसिस हो जाता है स्टूडेंट। जी हाँ, इस विटामिन की कमी से जो डिजीज होती है उसे बेरी बेरी के नाम से बुलाया जाता है। बेरी बेरी स्टूडेंट ह्यूमन में होता है। जी हाँ, हाथ पैरों में लकवा आ जाना, पैरालिसिस जिसे कहते हैं, बेरी बेरी डिजीज। तो विटामिन बी1 थियामिन, बेरी बेरी डिजीज। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे आते हैं, बी1, बी2, बी6, बी5 ऐसे, बट हम इंपॉर्टेंट लेना है, बी1 और थियामिन इंपॉर्टेंट है। बी2 को राइबोफ्लेविन के नाम से बुलाया जाता है। बी12 साइनिकोबाल्मिन स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, साइनिकोबाल्मिन। और ये स्टूडेंट बी12 होता है, साइनिकोबाल्मिन के नाम से बुलाया जाएगा स्टूडेंट। और इसकी जो है ये आरबीसी के मैचुरेशन के लिए होता है स्टूडेंट, यस, ये कोबाल्ट कंटेनिंग है स्टूडेंट। और ध्यान से सुनना, ये आरबीसी के मैचुरेशन के लिए रिक्वायर्ड विटामिन होता है, फॉर मैचुरेशन ऑफ आरबीसी स्टूडेंट, फॉर मैचुरेशन ऑफ आरबीसी स्टूडेंट। इस विटामिन के साथ यही है, विटामिन बी12 साइनिकोबाल्मिन कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है स्टूडेंट। और इस कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन का बॉडी में सिग्निफिकेंट रोल है, आरबीसी के मैचुरेशन में रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट। ये ध्यान से सुनिएगा, विटामिन बी12 फॉर आरबीसी मैचुरेशन। तो अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी है तो आरबीसी का मैचुरेशन नहीं हो पाएगा एंड पर्निशियस एनीमिया डिजीज हो जाएगी इमैच्योर आरबीसी से। तो डबल स्टार है पर्निशियस एनीमिया। ये कुछ पॉइंट्स बोले मैंने आपको जरा विटामिन के, एक बार मैं विटामिन रिवाइज करवा देना चाहता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। विटामिन डी, विटामिन के बॉडी में प्रोड्यूस हो सकते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, डेफिशिएंसी डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया। विटामिन स्टूडेंट के फाइलोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, डेफिशिएंसी डिजीज कंटिन्यूस ब्लीडिंग। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, डेफिशिएंसी डिजीज रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमेलेशिया एडल्ट में। विटामिन ई टोकोफेरॉल, सुन रहे हैं आप, टोकोफेरॉल, और इससे स्टूडेंट स्टेरिलिटी और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये कंप्लीट हो गया। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, डेफिशिएंसी डिजीज स्कर्वी, यस स्टूडेंट। विटामिन बी1 थियामिन, डेफिशिएंसी डिजीज बेरी बेरी। विटामिन बी12 साइनिकोबाल्मिन कोबाल्ट कंटेनिंग, डेफिशिएंसी डिजीज पर्निशियस एनीमिया। श्योर। Which vitamin for blood coagulation? Vitamin K. Which vitamin for rhodopsin in eyes? Vitamin A. Which vitamin is for formation of teeth and bone? Vitamin D. Which vitamin is for wound healing? Vitamin C. Sure. Which vitamin is excreted through urine? C or B complex both. Choice है तो C. Vitamin C excreted through urine. Done. एंटीऑक्सीडेंट में भी हमने नाम लिखा है स्टूडेंट। आइए कुछ पॉइंट्स करते हैं।
विटामिन B12 is essential for maturation of RBC बता दिया. Vitamin A is for synthesis of rhodopsin in eyes. Vitamin K is for coagulation of blood. It is for synthesis for prothrombin in liver. Anti-cancer vitamin A, C, B12, B17. Brown color of excreta is due to stercobilin pigment. ये लीजिए डबल स्टार. हाँ या ना, ये तैयार. तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े और मुझे लग रहा है कि वो तैयार हो गया. तो ये विटामिन टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट. तो हमने इस चैप्टर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, एनाटॉमी ले लिया, हिस्टोलॉजी ले लिया, फिजियोलॉजी ले लिया, श्योर, एब्जॉर्प्शन ले लिया, विटामिन्स ले लिया, क्लियर, और कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिक वैल्यू ले लिया. ये टॉपिक हमने तैयार कर लिया है. ये याद हुआ स्टूडेंट. ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं. डन. जरा एक बार हम बोल लेते हैं स्टार्ट स्टूडेंट. पूरे टॉपिक को, पूरे चैप्टर को ध्यान से आपको एक एक चीज समझ में आएगी. स्टार्ट. लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ गट ileum, maximum peristalsis, stomach, Brunner's gland, submucosa of duodenum, Peyer's patches, ileum, sure, widest part, stomach, common passage of food and air, pharynx, clear, oblique muscle layer, stomach, maximum villi, jejunum, maximum absorption, jejunum, alcohol is absorbed in stomach, sure, detoxification alcohol done in liver, largest gland of body, liver, opening of hepatopancreatic duct is guarded by sphincter of Oddi, ileum open into large intestine through ileocecal valve, done. Esophagus open into stomach through gastroesophageal sphincter, clear. Kupffer cells found in liver, Gilson's capsule found in liver, sure. Trypsin enzyme found in pancreatic juice. It is activated by enterokinase enzyme. It works on protein in alkaline medium. It is an endopeptidase, sure. Nuclease enzyme found in pancreatic juice. DNase RNase enzyme found in pancreatic juice. Nucleosidase enzyme found in intestinal juice. Done. Succus centricus intestinal juice secreted by crypts of liver cone. Bile juices is stored and concentrated in gallbladder. Bile juices synthesized by liver. Clear? कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं? Done. तो हमारे पास ये बाउल मूवमेंट इन रेक्टम, churning movement in stomach, पूरा याद एक एक. yes, fat is absorbed by lacteals in the form of chylomicrons. Scurvy is due to deficiency of vitamin C. Rickets is due to deficiency of vitamin D. Pernicious anemia, deficiency of vitamin B12. Xerophthalmia, deficiency of vitamin A. Done. बिल्कुल परफेक्ट. पूरा चैप्टर बस याद. डाइजेस्टिव सिस्टम में डेंटल फॉर्मूला 2123 upon 2123. Largest salivary gland parotid. Maximum saliva secreted by submaxillary gland. Hardest substance enamel. HCl is secreted by oxyntic cells, also called parietal cells. जी स्टूडेंट, मुझे तो पूरा लग रहा है परफेक्ट. तो एक एक लाइन के साथ ये चैप्टर कंप्लीट कराया. ठीक है स्टूडेंट. डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके.